नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत कर रही हूँ आप सभी का शिक्षा प्रभा में। तो एनआईओएस से जो हमारे बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं और कल देने वाले हैं अपना पेंटिंग का एग्ज़ाम, चित्रकला का एग्ज़ाम, थ्योरी एग्ज़ाम जो कि 30 नंबर के लिए आपका आने वाला है, जिसका सब्जेक्ट कोड है 332। तो 332 चित्रकला पेंटिंग का पेपर सॉल्यूशन, प्रीवियस ईयर पेपर आप लोगों का मैं लेकर के आई हूँ, साथ ही साथ उसका सॉल्यूशन लेकर के आई हूँ। इस वीडियो में आपको पता चलेगा कि किस तरह से आपका क्वेश्चन पेपर आएगा, कितने नंबर का और कैसे कैसे क्वेश्चंस होंगे और उनका जवाब हमको कैसे देना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन पेपर आपको नज़र आ रहा है, आपको यहाँ पर अपना रोल नंबर लिख देना है, जो कि रोल नंबर आपको मिला होगा। इसके बाद बेटा हम आगे बढ़ेंगे और यहाँ पर आपको दिया गया है डे एंड डेट ऑफ एग्जामिनेशन। तो यहाँ पर आप लोग अपना कल जो भी डे है यानी कि ट्यूसडे है, तो यहाँ पर आप ट्यूसडे और कल की तारीख यानी कि 11/4/23 फिल कर देंगे। इसके बाद आपके यहाँ पर जो ड्यूटी देंगे, 2 टीचर्स आपके रूम में जिनकी ड्यूटी लगी होगी, वो अपने सिग्नेचर यहाँ पर कर देंगे। जर्नल इंस्ट्रक्शंस आप लोगों को पढ़ लेनी है, क्योंकि ये एक तरह से आपका फर्स्ट पेपर ही समझा जाए, क्योंकि इससे पहले उर्दू का पेपर आज बच्चे आप लोग लगभग अभी दे ही रहे हैं। तो सबसे पहले अपना अनुक्रमांक आपको लिख देना है ना, और देख लेना है कि टोटल जो प्रश्न हैं, पेज हैं, वो उतने ही हैं जितना ऊपर लिखा हुआ है उत्तर पुस्तिका में। प्रश्न कोड वगैरह, सेट वगैरह आप लोग अपना देख लेंगे उत्तर पुस्तिका का, ठीक है। और जिस भी लैंग्वेज में बेटा आप लोग अपना पेपर देना चाहते हैं वो लैंग्वेज लिख लेंगे, हिंदी या इंग्लिश, जिस भी भाषा में आप अपना पेपर देना चाह रहे हैं। इसके बाद अब आपका शुरू हो जाता है पेपर। तो पेपर आप लोगों का बेटा सिर्फ 1.5 घंटे का होगा, याद रखिएगा। इसके लिए आपको पूरा टाइम नहीं दिया जाएगा, मात्र 1.5 घंटा आपको मिलेगा पेपर करने के लिए। और क्योंकि 30 नंबर का पेपर है तो 1.5 घंटे में आपको करना पड़ेगा। सभी क्वेश्चंस जो हैं बेटा आप लोगों के लिए कंपलसरी हैं, सभी आपको करने हैं। हर क्वेश्चन के आगे उसके मार्क्स लिखे हैं, कितने नंबर का है। 1 नंबर का क्वेश्चन आप 15 शब्द में दे सकते हैं, और जो 2 नंबर का प्रश्न होगा आपका वो 30 वर्ड में आपको लिखना है। 3 और 4 वालों के लिए आप 50 वर्ड यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था कुछ मेन इंस्ट्रक्शंस जो आपको यहाँ पर दी गई हैं। इसके बाद आपका सबसे पहला प्रश्न जो प्रीवियस ईयर में आपसे पूछा गया है, जो ये वाला 6 महीने पहले पेपर हुआ है, सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, पहाड़ी कलम क्या है, पहाड़ी लघु चित्र की विषय वस्तु का नाम बताइए। तो बेटा आपको आपकी स्क्रीन पर ही आंसर दिख रहा है यहाँ पे कि उत्तर भारत में पहाड़ियों में बनाई गई कलाकृतियों को पहाड़ी कलम के नाम से जाना जाता है। पहाड़ी कलम में जल रंग की टेम्परा विधि से कागज पर जिन लघु चित्रों का निर्माण हुआ उन्हें पहाड़ी कला कहा जाने लगा। पहाड़ी कलम का जो विषय था वो था राधा कृष्ण के प्रेम पर आधारित या उनके जीवन पर आधारित कथाएं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बेटा आपसे पूछा जा रहा है कि कंपनी चित्र शैली के विभिन्न केंद्रों के नाम सूचीबद्ध कीजिए। 1 नंबर में ये प्रश्न आपसे पूछा गया है और कंपनी शैली के विभिन्न केंद्रों के नाम बताने हैं। तो कंपनी शैली के विभिन्न केंद्र बेटा आपके पटना, बिहार, बंगाल, नेपाल, ये सब थे। मैं दिखाती हूँ आंसर आपको। तो आपको आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है आंसर। कंपनी चित्र शैली के प्रमुख केंद्र पटना, बिहार, नेपाल इत्यादि थे। कंपनी शैली का जो पटना केंद्र था वो इतना अधिक प्रसिद्ध था कि कंपनी शैली को कहीं कहीं पर पटना कलम या पटना शैली के नाम से भी जाना जाता था। तीसरा क्वेश्चन आपका तंजौर चित्रकला शैली पर है। क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि तंजौर की चित्रकला दूसरी शैलियों से क्यों भिन्न है। तो तंजौर की कला दूसरी शैली से भिन्न क्यों है, क्योंकि बेटा ये तो थी वो 3D थी और बाकी जो आर्ट्स थे वो 2D थे। देखते हैं इसके आंसर को किस तरह से जमाएंगे हम लोग। तो ये देखिए, तंजौर चित्रकला समृद्ध रंग, बाहरी समृद्धि और कला के संकुचित काम के लिए प्रसिद्ध थी। तंजौर चित्रकला कीमती पत्थरों और कांच के टुकड़ों, सोने से सुशोभित है। 3D प्रभाव को शामिल करने के लिए चित्रकार ने चूना,
पत्थर का उपयोग किया है। अधिकांश चित्रों के विषय जो हैं वो हिंदू देवी देवताओं पर आधारित है या संतों पर आधारित है। पेंटिंग जो बनाई गई है लकड़ी पर, कपड़े पर, कैनवास पर बनाई गई है, जबकि जो बाकी समकालीन कला थी जैसे राजस्थानी थी, मुगल थी, पहाड़ी, दक्षिणी, इन सब कला में क्या हुआ है कि वो कागज पर बना है, चित्र 2D शेप में बना है, टेम्परा तकनीक से या जल रंग के माध्यम से बनाया गया है। 2D और 3D क्या होता है? जब हमें किसी चित्र में सिर्फ उसकी लंबाई और चौड़ाई का आभास होता है तो वो 2D, और अगर उसके गहराई का भी एहसास हमको हो जाता है यानी कि 3 आयाम अगर हमें उसमें दिखने लगते हैं तो वो 3D कहलाता है। जैसे मूर्ति शिल्प में होता है, मूर्ति शिल्प अपने आप में स्वतंत्र होता है, वो 3D होता है, और जब पेंटिंग में 3D आभास कराया जाता है तो वो विशेषता पाई गई है तंजौर की चित्रकला में, और यही डिफरेंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आप लोगों के लिए, सिंधु सभ्यता के आभूषण का वर्णन उदाहरण के साथ करें। देखिए बेटा 2 नंबर वाले क्वेश्चन आपके स्टार्ट हो गए, तंजौर कला भी 2 नंबर में था। तो सिंधु सभ्यता से जो आभूषण मिले हैं उनके बारे में बात करते हैं। तो मोहनजोदड़ो से बहुत ज़्यादा आभूषण मिले हैं सिंधु घाटी सभ्यता से, जैसे कि हार और बाकी आपका हेयर क्लिप वगैरह इस तरह के आइटम्स भी मिले हैं। तो हम यहाँ पर एक्सप्लेन कर देते हैं मोहनजोदड़ो से जो हार मिला है उसको, ठीक है बेटा। तो उस समय आमतौर पर जो पहने जाने वाले आभूषण थे उसमें सोने का हार बहुत अधिक फेमस था, जिस पर नग जड़े हुए होते थे, और ये जो डिज़ाइन है हार के वो 5000 साल पुराने हैं कम से कम। आपको पता ही है सिंधु सभ्यता कितनी पुरानी है। तो सोने के अलग अलग आकार प्रकार के मनकों से गुजरता हुआ सोने का तार सोने के हार का सबसे लोकप्रिय डिज़ाइन था, जो कहाँ से मिला है? मोहनजोदड़ो से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। 2 नंबर में ही अगला प्रश्न है आपका, भारत की 8वीं शताब्दी के मंदिरों की कला पर एक भूमिका लिखें। तो 8वीं शताब्दी के मंदिर कैसे थे? गुप्त काल से मंदिर बनने शुरू हुए, मंदिरों की कल्पना जो है शुरू हुई और फिर वो आगे बढ़ती गई। 8वीं शताब्दी की स्थापत्य कला का जो सर्वोच्च उदाहरण उन दिनों देखने मिलता था तो वो मंदिर हुआ करते थे, ठीक है। इस समय के जो मंदिर थे वो ऊंचे चबूतरे पर निर्मित किए जाते थे। चबूतरों पर चढ़ने के लिए चारों तरफ से, मतलब चारों तरफ दरवाजे होते थे, चारों तरफ सीढ़ियों का निर्माण किया जाता था। दरवाजों को तोरण द्वार बोला जाता था। देवता की जो मूर्ति है उसको गर्भगृह में स्थापित किया जाता था। मुख्य मंडप के नीचे वाला जो हिस्सा होता है उसको गर्भगृह बोलते हैं। मुख्य मंडप यानी कि सबसे ऊंचा गोल गुंबद जो मंदिर का होता है उसको मुख्य मंडप बोल देते हैं। और गर्भगृह के चारों ओर ऊपर से आच्छादित प्रदक्षिणा मार्ग का निर्माण किया जाता था। मंदिरों पर पार्श्वों पर गंगा, यमुना, शंख और पद्म की आकृति बनी होती थी। मंदिरों की छतें प्राय सपाट बनाई जाती थी, पर शिखर युक्त मंदिरों के निर्माण के अवशेष भी 8वीं शताब्दी से मिलने आरंभ हो गए थे। तो ये थी कुछ विशेषताएं 8वीं शताब्दी के मंदिर की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे 2 नंबर में क्या पूछा गया है? 7वां प्रश्न बेटा आपसे पूछा गया है यहाँ पे, प्रसिद्ध मूर्ति शिल्प नटराज की तकनीक, सामग्री तथा विषय वस्तु का वर्णन करें। तो जो नटराज मूर्ति शिल्प है वो हमको कहाँ मिली है? दक्षिण भारत में। कहाँ? चोल शासकों ने बहुत ज़्यादा नटराज मूर्ति शिल्पों का निर्माण कराया, और किस सामग्री से करवाया? तो कांस्य धातु से करवाया, ठीक है। इसकी डिटेल देख लेते हैं। नटराज मूर्ति शिल्प का निर्माण चोल शासकों ने अत्यधिक मात्रा में कराया। यह नटराज मूर्ति शिल्प कांस्य धातु से ये मूर्ति शिल्प जो है वो कांस्य धातु से बनी है, जिसमें नटराज के रूप में भगवान शिव को चित्रित किया गया था। इसमें भगवान शिव की 4 भुजाएं बनाई गई हैं, और इनके पैर के नीचे एक राक्षस है जिसका नाम है अप्समारा। इसको बुराई का राक्षस बोला जाता है। तो एक तरह से बुराई के राक्षस को उन्होंने अपने एक पैर से दबा रखा है। भगवान शिव की जो मुद्रा है वो नृत्य मुद्रा है, डांस करते हुए उनको बनाया गया है, और जहाँ वो डांस कर रहे हैं उसकी चारों तरफ अग्नि ज्वाला जल रही है। ये कुछ विशेषता है नटराज की मूर्ति की। जो उनके हाथ हैं, जो दोनों मतलब चारों हाथ हैं, तो 2 हाथ, तो एक हाथ अभय मुद्रा में और बाकी के जो 2 हाथ हैं वो डोला हस्त मुद्रा में मूर्तिकार ने बनाए हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं बच्चे। क्वेश्चन नंबर 8 में यहाँ पर आपसे पूछा गया है, मौर्य काल की कला के विकास तथा प्रकृति का मूल्यांकन करें।
तो मौर्य काल की कला के बारे में बताना विकास। तो मौर्य काल की शुरुआत हुई चंद्रगुप्त मौर्य से, और चंद्रगुप्त मौर्य ने सबसे पहला काम कला के क्षेत्र में क्या किया, अपना जो राज दरबार था उसको विभिन्न कलाकृतियों से सुसज्जित करवाया। इसके अलावा और कौन कौन सी कला वहाँ पे बनी, तो आपको पता चला कि मौर्य काल की कला जो थी वो उसका आरंभ चंद्रगुप्त मौर्य ने कराया, अपने दरबार को कलाकृतियों से सुसज्जित कराया, और उसके बाद उसका जो पोता हुआ सम्राट अशोक, जो कि अशोक महान के नाम से जाना जाते हैं, उन्होंने बहुत से स्तूपों और स्तंभों का निर्माण कराया। इसके साथ ही साथ क्या होता था कि कुछ प्रसिद्ध मूर्ति शिल्प भी मौर्य काल में बनाए जाते थे, जैसे कि मूर्ति शिल्प हमको हड़प्पा में मिले हैं, हड़प्पा सभ्यता में, और उसके बाद उन्हीं से प्रेरित होकर के मौर्य काल में भी मूर्ति शिल्पों का निर्माण हुआ और बहुत अच्छे अच्छे मूर्ति शिल्प बनाए गए, जिसमें कि एक चामरधारणी जो मूर्ति शिल्प है वो बहुत ही ज़्यादा फेमस हुआ। और इन मूर्ति शिल्प पर जो मौर्यकालीन शासक थे वो एक औपदार पॉलिश कराते थे, जो कि उस समय की निजी विशेषता होती थी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 में बेटा आपसे पूछा गया है गोल गुंबद की निर्माण शैली में पर कम से कम 30 शब्द आपको लिखना है गोल गुंबद के बारे में। तो ठीक है, गोल गुंबद का निर्माण किसने कराया था, आदिल शाह द्वितीय ने, ठीक है, और वो उनका मकबरा है ना। पढ़ते हैं इसके बारे में थोड़ा। तो कर्नाटक के बीजापुर में है गोल गुंबद, जिसका निर्माण मोहम्मद आदिल शाह द्वितीय ने कराया था, ठीक है। अपने जीवन काल में अपना मकबरा बनाया था और बहुत अच्छा बनाना चाहते थे, अपने पिता के मकबरे से भी बहुत अच्छा मकबरा ये बनाना चाहते थे, जिसको बनाने में 30 साल का समय लगा। इस गोल गुंबद के चारों तरफ से सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, पहले एक चबूतरा है, चबूतरे के चारों तरफ सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, और मकबरे के ऊपर एक गलियारा भी बनाया गया है। इसके अलावा जब आप इसको देखने जाएंगे तो आपको इसके अंदर कब्र भी देखने के लिए मिलेंगी, जो कि आदिल शाह और उसके ऐसे परिवार के लोगों की हो सकती हैं। इस गुंबद के चारों तरफ जो है अष्टकोणीय मीनारें बनी हुई थी, जो कि 8 मंजिला थी, ठीक है। चारों तरफ 4 मीनारें हैं जिनके अंदर 8 मंजिल बनी हुई थी और उनके तोरण द्वार बने हुए थे। ये इस गुंबद का ये जो गोल गुंबद है, इसका ऊपर वाला गुंबद और इसकी ये 8 मीनारें, मतलब इसकी ये 4 मीनारें जो कि अष्टकोणीय बनी हुई थी, यही इस गोल गुंबद की प्रमुख विशेषता मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 10 भी बेटा आपसे 2 नंबर में ही पूछा गया है कि सूचीबद्ध करो मुगल लघु चित्रों के नाम और उनके चित्रकारों के नाम। तो मुगल लघु चित्र जितने भी आपको सिलेबस में दिए गए हैं उनके नाम बता देना है, उनके चित्रकारों के नाम बता देना है। और वो सभी चित्र रखे हुए कहाँ हैं, राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में रखे हुए हैं, आपको पता है। तो अब कौन कौन से चित्र आपके सिलेबस में थे, तो एक तो दारा शिकोह की बारात, ठीक है, किसने बनाया था, हाजी मदनी ने बनाया था। चलिए मैं आपको आंसर की तरफ ले जाती हूँ। तो ये हैं चित्र जो आपके सिलेबस में दे रखे थे। मैडोना का चित्र पकड़े जहांगीर, ये वाला जो चित्र है वो अबुल हसन ने बनाया है। बाज पक्षी विश्रामी पर उस्ताद मंसूर ने बनाया है। संत कबीर और रैदास उस्ताद फकीरुल्लाह खान ने बनाया है। और दारा शिकोह की बारात हाजी मदनी ने बनाया। 2 नंबर में प्रश्न है, 4 चित्रों का नाम और उसके चित्रकार बताने के बाद आपको आधा आधा करके 2 नंबर मिल जाएंगे। और अगर आप लिखना चाहें तो ये सभी जो चित्र हैं, चारों चित्र हैं, वो राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित हैं। तो आप लिख सकते हैं कि वर्तमान में ये सभी चित्र राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। बहुत ही सरल क्वेश्चन आपसे क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पे पूछा गया है कि निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिए। चैत्य और विहार, चैत्य क्या है और विहार क्या है ये आपको बताना है। तो बौद्ध स्तूप ही होते हैं जिनको चैत्य और विहार के रूप में बांटा गया होता है। तो चैत्य कौन से होते हैं, जो पूजा अर्चना के स्थल होते हैं, जहाँ पे बौद्ध भिक्षु आराधना करते हैं, पूजा करते हैं, या कहा जाए तो बौद्ध धर्मावलंबियों के जो मंदिर होते हैं वो हो गए चैत्य। और विहार कौन सी जगह है, जहाँ पर वो आराम करते हैं, रहते हैं, निवास करते हैं, उन स्तूपों को विहार कहते हैं। एक बार एक्सप्लेन और कर देते हैं। आंसर आपको आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। चैत्य बौद्ध धर्म के मंदिरों के तौर पर स्तूप को जाना जाता है। वह स्तूप जब भगवान बुद्ध और बौद्ध धर्मावलंबियों की अस्थियां अवशेष रखे होते हैं
अथवा जहाँ पूजा अर्चना की जाती है, ऐसे स्तूपों को चैत्य बोला जाता है और चैत्य का जो अर्थ होता है वो है मंदिर। और विहार कौन सी जगह है? ऐसा स्तूप जिसका प्रयोग बौद्ध धर्मावलंबी अपने आराम गृह के लिए, खाने पीने के लिए, सोने के लिए प्रयोग में लाते हैं, उनको विहार बोला जाता है। ये भी क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स में था। अब 3 मार्क्स के लिए है आपका क्वेश्चन नंबर 12। देखते हैं क्या पूछा है। ओके सॉरी, ये क्वेश्चन नंबर 12 भी आपका 2 नंबर में ही है ना। और इसमें आपसे ढोला मारू प्रेम कथा पर आधारित चित्र का वर्णन करने बोला है। तो ढोला मारू एक बहुत ही ज़्यादा फेमस लव स्टोरी है राजस्थान की, राजस्थान के जोधपुर में, इसके अलावा मेवाड़ में इस चित्र को चित्रित किया गया है। कहीं कहीं पर इस चित्र को मारू रागनी के नाम से भी जाना जाता है। क्या होता है कि एक राजा होते हैं और वो एक राजकुमारी को ऊंट पर बिठा करके उसके राज्य से भगा करके ला रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि घोड़ा क्या होएगा, रेत में धंस जाएगा और ऊंट को रेगिस्तान का जहाज बोला जाता है। तो उस वक्त वहां पे तेजी से भागने वाला जो साधन था वो ऊंट था। तो इस चीज को हम इसकी डिटेलिंग देख लेते हैं बेटा। तो इसका आंसर है बच्चे, ढोला मारू प्रेम कथा पर आधारित चित्र संपूर्ण राजस्थानी शैली में बने हैं, जिसके अंदर जोधपुर में सर्वाधिक मात्रा में ढोला मारू को चित्रित किया गया है, क्योंकि वहाँ की लोकल कहानी है ये। इसके अतिरिक्त मेवाड़ शैली में साहबदीन नामक चित्रकार ने भी ढोला मारू को मारू रागनी, यहाँ पे ये थोड़ा सा गलत लिखा पड़ा है, मारू रागनी नाम से चित्रित किया है। यह जो चित्र है वो टेम्परा तकनीक में बना है। यहाँ पे टेम्परा मतलब मिसिंग है, जो तकनीक में बना है तो टेम्परा तकनीक में बना हुआ एक चित्र है, जो कि कागज पर जल रंग से 18वीं शताब्दी में बनाया गया है। वर्तमान में इस चित्र को आप राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में देख सकते हैं। यह है राजस्थानी चित्रकला का एक महत्वपूर्ण लघु चित्र है। इस चित्र में राजकुमार व राजकुमारी को एक ऊंट पर बैठे हुए दिखाया गया है। चित्रकार ने ऊंट को गतिशील अवस्था में चित्रित किया है। साथ में 2 अंगरक्षक हैं जो तलवार लेकर चल रहे हैं। एक सफेद रंग का कुत्ता भी चित्रित किया गया है। पीली पृष्ठभूमि पर इस चित्र को चित्रकार ने चित्रित किया है। ठीक है बेटा, ये था आपका ढोला मारू का विवेचन। और पीली पृष्ठभूमि पर क्यों चित्रित किया है? क्योंकि रेत का जो रंग होता है वो गर्म रेत का रंग क्या होता है, पीला होता है। तो इस कारण से रेत के टीलों के कारण पृष्ठभूमि पर रेत के पीले रंग के टीले चित्रकार ने दिखाए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। तो हम 3 नंबर वाले प्रश्न पर आ गए हैं और आप लोग मेरी वीडियो को देख रहे हैं तो उसके लिए थैंक यू। लेकिन अगर आप शिक्षा प्रवाह पर पहली बार आए हैं बेटा और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके जाएं। आपके पेंटिंग से रिलेटेड सभी तरह के नोट्स, चाहे वो NIOS के हैं, चाहे वो CBSE के हैं, चाहे वो RBSE के हैं, या फिर चाहे वो आपके ग्रेजुएशन लेवल के हैं, सब आपको यहाँ पर ईजिली अवेलेबल हो जाएगा। इसके अलावा आपके प्रीवियस ईयर पेपर, मॉडल टेस्ट पेपर भी सब आपको यहाँ पर देखने मिलेगा सॉल्यूशन के साथ। आशा करती हूँ वीडियो आपको अच्छी लग रही होगी, तो मेरी वीडियो को आप लोग लाइक भी करेंगे और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना नहीं भूलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पर है आप लोगों का, जीविया सोमासे ने अपनी कला में लोक कला को कैसे प्रयुक्त किया? तो पता होना चाहिए आपको जीविया सोमासे कौन थे। तो एक लोक कला शैली के आर्टिस्ट थे ये। एक आदिवासी कला को इन्होंने प्रमोट किया था, जिस कला का नाम ओके, तो देख लेते हैं बेटा इसका आंसर। तो जीविया सोमासे, इनका जन्म हुआ है 1934 में। बर्थ डेट और डे के बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन इनकी मृत्यु 15 मई 2018 को हो गई। भारत में महाराष्ट्र राज्य के एक कलाकार थे जिन्होंने वारली आदिवासी कला रूप को लोकप्रिय बनाया। 1970 के दशक में वारली पेंटिंग, जो उस समय तक मुख्य रूप से एक अनुष्ठान कला थी, ने एक क्रांतिकारी मोड़ लिया और उसी समय जीविया सोमासे ने वारली चित्र बनाने शुरू किए। उनकी प्रतिभा को जल्द ही देखा गया। पहले राष्ट्रीय स्तर पर उन्हें सीधे जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी जैसे भारत के वरिष्ठ राजनीतिक हस्तियों से पुरस्कार दिया गया। फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी उनको पुरस्कृत किया गया, जिसके चलते उन्हें अभूतपूर्व पहचान मिली और कई अन्य लोग जो थे उनसे प्रेरित हुए और उन्होंने भी लोक कला को अपनाया। इसके चलते जीविया सोमासे ने क्या किया कि व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए नियमित रूप से तस्वीरों का जो निर्माण है वो आरंभ कर दिया। ठीक है, ये थे जीविया सोमासे।
ये 3 नंबर का प्रश्न था बेटा। 3 नंबर के लिए आपका नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। 3 नंबर के लिए बेटा आपका प्रश्न है, अपनी मूर्तिकला में राम किंकर आधुनिक मूर्तिकला की शैली कैसे ले आए। मूर्तिकला में राम किंकर बैच जो हैं वो आधुनिक मूर्तिकला शैली कैसे ले आए। तो राम किंकर बैच के बारे में आपको पता है, बहुत ही गरीब परिवार में इनका जन्म हुआ और ये फेमस बहुत ज़्यादा डीपी राय चौधरी के साथ साथ, उस समय डीपी राय चौधरी बहुत फेमस मूर्तिकार थे और वो धनाढ़ परिवार से संबंध रखते थे। लेकिन राम किंकर बैच जो थे वो एक गरीब परिवार से निकले थे और फिर भी उन्होंने मूर्तिकला के क्षेत्र में अपनी ये पहचान बनाई कि पहला आधुनिक मूर्तिकार राम किंकर बैच को कहा गया। और इनका जो फेमस विषय था, जिस विषय पर ये बहुत अधिक चित्र बनाते थे, वो था सांथाल यानी कि गरीब जनजाति। ठीक है, देखते हैं इनके बारे में, पढ़ते हैं। तब राम किंकर भारत के महान कलाकार थे। उन्होंने पश्चिमी अकादमिक शैली में कला शिक्षा ग्रहण की थी, लेकिन उन्होंने देशज शैली को, देशज यानी अपनी देशी कला शैली को अपने कला क्रम में अपनाया और अपनी मौलिकता यानी कि यूनिक जो था, उनकी कला का जो यूनिक पार्ट था उसका विकास किया। इसके चलते कला शिक्षा के लिए वे शांति निकेतन में आए, जहां पर उनकी मुलाकात हुई रविंद्रनाथ टैगोर, अवनींद्रनाथ टैगोर और देवी प्रसाद राय चौधरी से। यहाँ उन्होंने पहले तो चित्र बनाना आरंभ किया और इसके साथ साथ उनकी जो रुचि थी वो मूर्ति कला के क्षेत्र में भी बढ़ते चले गई और उनको अपने चित्रों से ज़्यादा प्रसिद्धि मिली मूर्तियों से। ठीक है, और क्यों मिली? क्योंकि उन्होंने अपने मूर्ति के निर्माण हेतु सीमेंट, कंक्रीट, पत्थर आदि सामग्रियों का प्रयोग किया, जो कि उस समय बहुत सस्ती मात्रा में या फ्री में लगभग उपलब्ध हो जाती थी। कला सर्जन हेतु इन अनोखी सामग्रियों से उन्होंने एक नवीन कला शैली को जन्म दे दिया और यही उनकी प्रसिद्धि का कारण बना। परंपरा से हटकर कोई भी कार्य अगर किया जाता है तो उसको आधुनिक कहा जाता है और इसी प्रकार राम किंकर बैच ने अपनी कला साधना हेतु पारंपरिक चीज़ों का त्याग करके अनोखी चीज़ों का चयन कर खुद को आधुनिकता की दौड़ में उस समय सबसे आगे ला करके खड़ा कर दिया था। तो ये थी विशेषता राम किंकर बैच और उनके मूर्ति शिल्पों की। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लास्ट क्वेश्चन है 4 नंबर के लिए, मधुबनी चित्रकला पर एक लेख लिखें। 4 नंबर का प्रश्न है बेटा। ठीक है, तो 4 नंबर के प्रश्न में हमें 50 वर्ड लिखने बोला है। मैंने क्वेश्चंस के आंसर थोड़ा डिस्क्राइब बताए हैं बेटा, मैंने इनकी वर्ड्स लिमिट को थोड़ा बढ़ा दिया है। आप क्या होता है कि सारा ना याद नहीं रह पाता, तो अगर इसमें से आपको थोड़ा भी याद रह जाता है तो वो काफ़ी अच्छा रहेगा लिखने के लिए, है ना। तो अभी मधुबनी चित्रकला के बारे में पढ़ते हैं थोड़ा। मधुबनी चित्रकला बिहार के दरभंगा, पूर्णिया, सहरसा, मुजफ्फरपुर, मधुबनी एवं नेपाल के कुछ क्षेत्रों की प्रमुख चित्रकला है और सबसे ज़्यादा फेमस जो है मधुबनी शहर से है, तो इस कारण से इसका नाम ही मधुबनी पड़ गया। प्रारंभ में रंगोली के रूप में रहने के बाद यह कला धीरे धीरे कपड़ों पे, दीवारों पे, कागज पर आ गई। मधुबनी चित्रकला बिहार की एक विश्वविख्यात चित्रकला शैली है। मथुरा चित्रकला मिथिला की एक फोक पेंटिंग है, यानी कि फोक पेंटिंग समझते हो ना आप लोग, जिसको हम लोक कला बोल देते हैं, है ना। इस शैली के चित्र 2 प्रकार के होते हैं, एक तो भित्ति चित्र और अरिपन। इस चित्रकला में मिथिलांचल की संस्कृति को दिखाया जाता है। मिथिला यानी कि मिथिला एक जो जगह है, ठीक है। मिथिला की औरतों द्वारा शुरू की गई इस घरेलू चित्रकला को पुरुषों ने भी अपना लिया है। मधुबनी चित्रकला ज़्यादातर प्राचीन महाकाव्यों से प्रकृति दृश्यों और देवताओं के साथ पुरुषों और उसके सहयोग को दर्शाती है। सूर्य, चंद्रमा और तुलसी जैसे धार्मिक पौधों जैसे प्राकृतिक वस्तुओं को शाही अदालत के दृश्यों और शादियों जैसे सामाजिक कार्यक्रमों के साथ व्यापक रूप से चित्रित किया जाता है। तो ये था मधुबनी चित्रकला के बारे में। 4 नंबर में क्वेश्चन था तो 50 वर्ड्स में लिखना था। वर्ड्स थोड़े थोड़े ज़्यादा लगभग मैंने हर क्वेश्चन में किए हैं, आंसर में किए हैं, जिससे कि मैंने आपको बताया कि याद रहेगा। कुछ भूलोगे तो कुछ याद भी रहेगा। और आशा करती हूँ मेरी मेहनत आपको अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी होगी, काफ़ी हेल्पफुल रहेगी कल के एग्ज़ाम के लिए। तो वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। और जैसे ही कल आपका पेंटिंग का पेपर हो जाएगा, उसका सॉल्यूशन आपको मिलेगा कहाँ? शिक्षा प्रवाह पर। आप टैली कर सकते हैं अपने आंसर कि क्या आपने जो जवाब दिए हैं वो सही है या गलत है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज।